जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर है भारत से हमने क्या सीखे। सीखा लिखा गया बच्चों, भारत से हमने क्या सीखे। ये एक चैप्टर है जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर। देखिए, ये उनका भाषण है। फ्रेडरिक मैक्समुलर ने एक भाषण दिया है, ठीक है। उसी भाषण को इसमें लिखा गया है, जो हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया है। इसको उनके द्वारा लिखा दिया गया एक भाषण है, ठीक है। भारत से हमने क्या सीखा। अगर कोई पूछे इसकी विधा क्या है, विधा मतलब ये है क्या, कहानी कविता ना क्या है, तो इसकी विधा क्या है बच्चों, भाषण है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी भारत से हमने क्या सीखे, ये कोई कहानी या निबंध नहीं है, ये भाषण है बच्चों। किनके द्वारा दिया गया, फ्रेडरिक मैक्समुलर के द्वारा। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। कहा जन्म हुआ था, डेसाउ में, जो कि जर्मनी में पड़ता है। और 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गई, ठीक है। उनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर और माँ का नाम था एडेलहेड मूलर। एडेलहेड मूलर, ये याद रख लीजिए बच्चों। पहले हम लोग जो लेखक है इसके परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, मैक्समुलर जब 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब 4 साल के थे तो ही उनके पिता मर गए। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिता घर के लीड होते हैं, वह उनके पैसे वो कमाते हैं तब घर चलता है। तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण घर की फाइनेंशियल स्थिति खराब होगी, गरीबी की जिंदगी वो व्यतीत करने लगे। फिर भी मैक्समुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। इतनी आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति खराब होने के बाद भी मैक्समुलर की पढ़ाई बंद नहीं की गई, क्योंकि यूरोपियन जो है बच्चों, वह पढ़ाई को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। बचपन से ही वो संगीत के अलावे ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे। गाना भी गाते थे, वे संगीत भी बजाते थे। उसके अलावा ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में वो काफी निपुण थे। ग्रीक और लैटिन, ये दो भाषा को वो बेहतर तरीके से जानते थे, लैटिन भाषा को और ग्रीक भाषा को। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। लातिन जो भाषा होता है लैटिन में, हालांकि थे जर्मनी के, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वह ग्रीक और लैटिन भाषा के अच्छे जानकार थे। लैटिन भाषा में तो उन्होंने कविताएं भी लिख डाली थी। 18 वर्ष की उम्र में लिस्पिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। देखिए, संस्कृत भी पढ़ने लगे थे। इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज को भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक बच्चों। अगर उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो 1841 में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इंडिया का किताब है ये, हितोपदेश, उनका उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कट और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जो कि इंडियन उपन्यास है, भारतीय कहानी है हितोपदेश, भारत की पुस्तक हितोपदेश, उसका उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद कट और केन नामक उपन्यास था, उसका भी उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत महाकाव्य का, जो कि कालिदास का महाकाव्य है मेघदूत, उसका भी उन्होंने जर्मन में अनुवाद किया और काफी यश, यह भी काफी यश का भी काम किया। यानी समझ में आ गया था बच्चों आप लोगों को, क्या समझे हम लोग। हम लोगों ने देखा कि 1841 में उन्होंने इंडियन किताब हितोपदेश, उसको जर्मन भाषा में अनुवादित किया। कट और केन नामक उपन्यास को भी जर्मन भाषा में लिखा। और सबसे बड़ी उपलब्धि, मेघदूत, मेघदूत नामक महाकाव्य का उन्होंने जर्मन में अनुवाद करके काफी यश का काम किया, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। अब हम लोग पाठ का परिचय पढ़ते हैं बच्चों। यानी ये जो पाठ है, हम भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ में क्या लिखा गया है या किस प्रकार ये लिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो पाठ है, भारत से हम क्या सीखे, ये भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर भाषणों की श्रृंखला। यह एक भाषण है जब भारत की सेवा के लिए, सिविल सर्विस के लिए अंग्रेज अधिकारी जो है चुनकर भारत आ रहे थे, तो उसी क्रम में
उनकी ये दी गई भाषण है, जिसमें वो उन अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित करते हैं जो भारत आ रहे हैं, भारत में आके गवर्नर बन रहे हैं या फिर फौज में आ रहे हैं, यानी भारत में आ रहे हैं इंग्लैंड से। तो उनको वे संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रथम भाषण जो वो संबोधित जो अपना भाषण देते हैं, उनके पहले भाषण का ये संक्षिप्त अंश है। जो पहला भाषण उन्होंने दिया है, उस पहले भाषण का ही अंश है, भारत से हमने क्या सीखा। ये किनको दिया था उन्होंने भाषण? ये तो उन अंग्रेज युवाओं को दिया था जो भारतीय सेवा हेतु चयनित होकर इंडिया आ रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं का पहले भाषण का संक्षिप्त अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि मैक्स मुलर ने ये भाषण इंग्लिश में दिया था। ठीक है, तो इसको हिंदी में किन्होंने लिखा है? तो इसको हिंदी में, यानी उनके इस भाषण को भारत से हमने क्या सीखा, जो कि मैक्स मुलर का भाषण है, उसको हिंदी में अनुवादित करने वाले व्यक्ति का नाम है भवानी प्रसाद त्रिवेदी। इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको याद रखिएगा कि भवानी प्रसाद त्रिवेदी जी ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। इसमें लेखन में भारतीय सभ्यता का, प्राचीनता का, विलक्षणता के विषय में नौगंतुक अधिकारियों के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने वे सभी नए अधिकारियों के बारे में बताया है जो इंडिया आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बच्चों? जो इंडिया आ रहे हैं, इंडिया की सेवा करने के लिए इंडिया में अंग्रेज अफसर बन के आ रहे हैं, उनके बारे में। उन नौगंतुक मतलब होता है नए व्यक्ति, जो नए अधिकारी है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और वो बताते हैं कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ ग्रहण करती आई है। उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि विश्व जो है इंडियन सिविलाइजेशन से, भारतीय सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ ग्रहण करके आई है। यह एक विलक्षण देश है, भारत एक बहुत अच्छा देश है, बहुत अलग तरह का देश है। यहाँ जो भी चीज पाए जाते हैं वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत की सभ्यता से, भारत की संस्कृति से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत एक विलक्षण देश है। भारत ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और कल्चर ने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत इस भाषण में प्राप्त कर सकती है। ये भवानी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये द्विवेदी जी बोले, सॉरी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी कहते हैं कि ये जो भाषण मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया, ये जो भाषण हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमारे देश की नई पीढ़ी बहुत सारी चीजें भारतीय सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, ज्ञान साधना के बारे में, प्रकृति के बारे में सीख सकती है। इस चैप्टर को पढ़ करके इंडियन युवा भी बहुत सारी चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हम लोगों का जो चैप्टर में लेखक मैक्स मुलर जी थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कहानी का सारांश। देखिए कहानी तो बहुत लंबा है, पर इसलिए इसे मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है। यह लेख भारत से हमने क्या सीखा, यह जो हम लोग पढ़ रहे निबंध, लेख, भाषण, जो इसका भाषण एक तरह का यह भाषण है, जिसको लिखा है भवानी प्रसाद द्विवेदी नाम है शायद, भवानी शंकर द्विवेदी। क्या नाम है बच्चों? डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी। उन्होंने लिखा है, हिंदी में अनुवाद किया उसका, ये इंग्लिश में उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, यह कहते हैं कि यह लेख भारत से हमने क्या सीखे नामक एक भाषण का अंश है। यह एक भाषण का अंश है जो फ्रेडरिक मैक्समुलर ने अंग्रेज युवाओं को दिया था, जो भारत सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। एक भाषण है जो फ्रेडरिक मैक्समुलर ने उन अंग्रेज युवाओं को दिया था जो भारत की सेवा के लिए चुने गए थे। मैक्समुलर ने भारत की महानता, उसकी संस्कृति, भारत के विज्ञान, ज्ञान, भाषा, कला और इतिहासकार के बारे में गहराई से अध्ययन किया और पूरी दुनिया के सामने अपने भाषण के माध्यम से रखा। उन्होंने पूरी गहराई से भारत की जानकारी ली और पूरी दुनिया के सामने अपने भाषण के रूप में इस जानकारी को उन्होंने रखा है। वह कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई देश है जो पूरी तरह से सुंदर, समृद्ध और ज्ञान से भरपूर है तो वो भारत है। उनका मानना है दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो पूरी तरह से सुंदर है, समृद्ध है और ज्ञान से भरपूर है।
भारत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया है। उनका मानना है कि भारत को देखने से लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। वह कहते हैं कि अगर यूरोप के लोग को अपने जीवन को और अधिक मानवीय समग्र बनाना है तो उन्हें भारत के साहित्य का ज्ञान अध्ययन करना चाहिए। यानी वह कहते हैं कि दुनिया को भारत ने बहुत कुछ दिया है। भारत की सुंदरता, समृद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है भारत। और वो यह कहते हैं कि भारत पर अगर कहीं धरती है, विश्व में कहीं अगर धरती है तो वह भारत में है। वो यह भी कहते हैं कि अगर यूरोप के लोगों को अपने जीवन के बारे में, अपने मानवीय गुणों के बारे में सीखना है तो वह भारत का अध्ययन कर सकते हैं। उन्हें भारत के साहित्य को सीखना चाहिए। अगर वो भारत के साहित्य का अध्ययन कर लेंगे तो उनके अंदर मानवीय गुण का विकास हो जाएगा, ऐसा मैक्स मुलर जी कहते हैं। मैक्स मुलर जी यह भी बताते हैं कि भारत हर क्षेत्र में आदित्य है। यानी भारत के जैसा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है हर क्षेत्र में, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, चाहे वह नृविज्ञान यानी मानव जाति का अध्ययन हो, चाहे पुरातत्व हो, चाहे सिक्के हो, चाहे नीति कथाएं हो, चाहे कानून हो, सभी क्षेत्रों में भारत आदित्य है। भारत के जैसा दूसरा कोई नहीं है। भारत में इन सब चीजों के अध्ययन करने के, शोध करने के अवसर है। इसलिए हम लोगों को भारत में जाकर के इन सब चीजों का शोध करना चाहिए और भारत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यूरोप को भारत के बारे में बहुत कुछ सीखना है, ऐसा उनका कहना है। वो उदाहरण देते हैं कि कैसे भारत में पुराने सिक्के, बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष, पौराणिक कथाएं, नीति कथाएं आज भी शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण बना हुआ है। आज भी आप देखिएगा जो भारत में खुदाई से पुराने सिक्के प्राप्त हुए हैं, बौद्ध ग्रंथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ है, तक्षशिला प्राप्त हुआ है, उसी तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कई तरह की पौराणिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, मेघदूतम, ये सब कई तरह की कहानियां, पौराणिक कथाएं, नीति कथाएं, ये सारी चीज उन शोधकर्ताओं को जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आकर्षित करती है। भारत आना चाहिए उन्हें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को देखकर कोई भी पुरातन कानून व्यवस्था का अध्ययन कर सकता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को देखकर सरपंच वाली व्यवस्था हो, मुखिया वाली व्यवस्था हो, इसको देखकर कोई भी भारत का अध्ययन कर सकता है। भारत में सिर्फ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की भूमि है, बल्कि पारसी धर्म की भी सर्वश्री है। भारत केवल हिंदुओं की धर्म की भूमि नहीं है, भारत केवल बौद्ध धर्म की भूमि नहीं है। उनका मानना है कि भारत पारसी धर्म की भी भूमि है। आगे वह कहते हैं कि संस्कृत भाषा की प्राचीनता पर उन्हें रोशनी होगा बच्चों, संस्कृत भाषा की प्राचीनता पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। प्राचीन भारत की जो संस्कृत भाषा है, जो कि विश्व की पुरानी भाषा में गिनी जाती है, उन पर भी रोशनी डालते हुए बताते हैं कि संस्कृत यूनानी, लैटिन जैसी भाषाओं से भी पुरानी है। वह संस्कृत भाषा पर भी रोशनी डालते हैं और संस्कृत भाषा के बारे में कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वह यूनानी भाषा और लैटिन भाषा से भी पुरानी है। इसकी जड़ें आज की कई भाषाओं से मिलती है। यानी मैक्स मुलर जी संस्कृत भाषा के बारे में बताते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वह लैटिन भाषा और यूनानी भाषा से भी पुरानी है। लैटिन भाषा यूनानी भाषा से भी पुरानी है। इसकी जड़ें आज भी कई भाषाओं में देखने को मिलती है। संस्कृत को वो भारत की सबसे पुरानी भाषा मानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे वह कहते हैं कि इस हिस्से में मतलब आगे वह कहते हैं कि मैक्स मुलर यह समझा रहे हैं कि संस्कृत भाषा कितनी शुद्ध और पुरानी और महान है। वो हमें बताना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा कितनी शुद्ध है, कितनी पुरानी है, कितनी महान है। वह कहते हैं कि भाव मैं हूं को संस्कृत में अस्मि शब्द से प्रयोग किया जाता है। वह कहते हैं कि मैं हूं का अर्थ संस्कृत में अस्मि होता है। वैसे स्पष्ट, सुंदर, सटीक शब्द और किसी भाषा में नहीं है। मैं हूं का अस्मि अर्थ होता है संस्कृत में। और उनका मानना है कि ये जो अस्मि शब्द है ये इतना सुंदर, सटीक बैठता है कि और किसी भाषा में नहीं है। उनके अनुसार यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा इतिहास है
जो जिसे जानना बाकी कई राजनीतिक घटनाओं युद्धों से ज्यादा महत्वपूर्ण पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में मैं हूं जो बोलता हूं, ये मैं हूं का संस्कृत में अस्मि होता है, और अस्मि एक सुंदर और सटीक शब्द है जो और कोई भाषा में देखने को नहीं मिलती है। और वो कहते हैं कि यह एक शब्द नहीं है, यह एक इतिहास है, और इसको जानना हम सब के लिए आवश्यक है, इसे पढ़ना हम सब के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, वह यह भी कहते हैं कि जब हम एक ही भाषा बोलते हैं, यानी अगर हम एक ही भाषा बोलते हैं तो उससे एक तरह की गहरी एकता महसूस होती है। अगर हम एक ही भाषा बोलते हैं तो उससे एक तरह की गहरी एकता महसूस होती है, जैसे किसी गांव की एक ही दूध पानी। उनका कहना है कि जब हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो उससे एक ही एकता महसूस होती है, जैसे किसी गांव का एक ही दूध पीना, जैसे गांव का एक ही गांव का दूध पीना, किसी गांव का एक ही दूध पीना, यानी एक ही गांव का दूध पीना। उनको लगता है कि अगर हम लोग एक भाषा बोलते हैं तो कुछ ऐसा आनंद आता है, ऐसा महसूस होता है कि हम लोग एक ही गांव का दूध पी रहे हैं। संस्कृत भी ऐसी एक भाषा है जो ग्रीक, लैटिन और पुरानी यूरोपियन होगा, यूरोपीय भाषाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि संस्कृत भी बहुत पुरानी भाषा है, जो हमारी लैटिन की जो भाषा है, जो हमारी ग्रीक की भाषा है या अन्य यूरोपीय भाषा है, उसके साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया है कि अगर हम केवल संस्कृत और भारतीय साहित्य का अध्ययन करें तो भी वह हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, जितना दूसरी भाषा शायद सिखा पाए। उनका मानना है कि अगर हम लोग केवल संस्कृत का ही अध्ययन करते हैं, केवल भारत के साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि शायद दूसरी भाषा वो जानकारी हमें ना दे। यानी केवल संस्कृत और भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की जानकारी प्राप्त करके हम लोग ढेरों जानकारी एकत्र कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि संस्कृत का साहित्य बहुत लंबा और विस्तृत है। संस्कृत जो है बच्चों बहुत लंबा, बहुत विस्तृत है, लगभग 3000 सालों में से फैला हुआ है। 3000 सालों में फैला हुआ संस्कृत, बहुत 3000 साल पहले से संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ग्रीक और रोमन साहित्य, रोमन लिखा गया है, ग्रीक और रोमन साहित्य भी इसके सामने छोटा पड़ता है। 3500 साल, 3000 साल बहुत लंबी अवधि होती है। 3000 साल पहले संस्कृत के प्रमाण मिले हैं, जो कि ग्रीक और साहित्य उससे काफी बाद प्राप्त हुआ है। भारत में जो प्राचीन भाषा बोली जाती है वो ग्रीक, लैटिन, जर्मन और रूसी जैसी भाषाओं से मिलती जुलती है। उनका मानना है कि भारत की पुरानी भाषा ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा और रूसी भाषा से मिलती जुलती है। जब उनके शिक्षकों ने कक्षा में यह सब उदाहरण देकर बताया तो पहले ही सभी को लगा कि मजाक हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने प्रमाण दिया तब सब चकित रह गए। यानी मैक्स मुलर जब क्लास में पढ़ रहे थे तो उनके शिक्षकों ने जब उनको समझाया कि भारत की भाषा रूसी भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, ग्रीक भाषा से मिलती जुलती है, तो बच्चों को मजाक लगा, वो मजाक समझ रहे थे। लेकिन जब बाद में एग्जाम्पल देके बच्चों को शिक्षक ने समझाया तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चकित रह गया। मैक्स मुलर कहते हैं कि असल में हम सबका मूल कहीं ना कहीं पूर्व से है। मैक्स मुलर का मानना है कि हम सब, यानी यूरोप के जितने भी लोग, यूरोप को पश्चिम बोला जाता है और एशिया को पूर्व बोला जाता है। मैक्स मुलर का मानना है कि हम सबका संबंध कहीं ना कहीं पूर्व से है, यानी भारत से जुड़ा हुआ है। मैक्स मुलर मानते हैं कि यूरोप का संबंध कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन की जो भी सबसे मूल्यवान बातें हैं, जैसे ज्ञान, भाषा, दर्शन, वे भारत जैसे प्राचीन स्रोत से मिलते हैं। मैक्स मुलर का मानना है कि हम सब का संबंध कहीं ना कहीं भारत से है, पूर्व से है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, प्राचीन स्रोत भारत से मिलते जुलते हैं। उनकी भाषा, उनका ज्ञान, दर्शन भारत से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इतिहास को ठीक से समझे तो यह महसूस करेगा कि जैसे वह दूसरे पुराने यादों से भरे घट की ओट में लौटा हुआ है। यानी अगर कोई व्यक्ति इतिहास को अध्ययन करेगा तो उसको यह महसूस होगा कि वह किसी पुराने घाट, किसी पुराने
घाट की ओट में लेटा हुआ है, यानी किसी पुराने नदी के किनारे लेटा हुआ है। वो पुराना नदी का किनारा किसको उन्होंने संबोधित किया है? भारत को। यानी भारत को वह एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वह विलियम जोन्स के बारे में भी उदाहरण देते हैं। सर विलियम जोन्स जो इंग्लैंड से इंडिया आए हुए थे वायसराय के रूप में, जो एक अंग्रेज विद्वान थे। विलियम जोन्स एक अंग्रेज विद्वान थे, उसका वो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भारत आने के सपने देखा करते थे। विलियम जोन्स का एक मन से दिल से इच्छा था कि वो भारत आए, और वो भारत आने के सपने देखा करते थे। जब वे भारत आए तो उन्होंने यहाँ के साहित्य, धर्म और इतिहास से जुड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। विलियम जोन्स भारत जाने का, आने का सपना देखते थे, और जब वो भारत आए तो भारत के बहुत सारे साहित्य का, धर्म का, इतिहास का, भारत की बहुत सारी चीजों का उन्होंने गहन अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। मैक्स मुलर का कहना चाहते हैं कि आज भी अगर कोई चाहे तो भारत आकर ऐसे ही सुनहरे कार्य कर सकता है। वह कहते हैं विलियम जोन्स इंडिया गए, उनका एक शौक था, दिल से शौक था कि मैं इंडिया जाऊं। जब वो इंडिया है तो उन्होंने बहुत सारी इंडिया के बारे में जानकारियां हासिल की, और उनका कहना है कि आज भी अगर कोई इंडिया जाएगा तो उसको भी ढेरों जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, और वह उसके लिए सबसे गोल्डन वर्क होगा, सुनहरा काज होगा। भारत अब भी वैसे अवसरों से भरा हुआ है। भारत में जाके आज भी हम लोग शोध कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मैक्स मुलर का मानना है। उनका कहना है कि भारत में आज भी वैसे अवसर मौजूद है जो 100 साल पहले थे। यूरोप में नहीं है, भारत में आज भी वो अवसर मौजूद है जो 100 साल पहले हुआ करते थे। भारत में ज्ञान का असीम भंडार है। सोचिए, एक विदेशी होकर भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं, और आज हमारे देश के लोग क्या सोच रहे हैं भारत के बारे में पता नहीं। सिर्फ ये जरूरी है कि उस जुनून और उस स्वप्नदर्शी की जो सपनों में सच बना सके। बोलता आज भी हमको भारत में ढेरों सारी उपलब्धियां मौजूद है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? उन उपलब्धियों को जांचने के लिए हमें एक जुनून होना चाहिए, हम एक स्वप्नदर्शी हो, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो, तब जाकर हमें भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त होगी। अंत में वह प्रेरित करते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो आज भी सपना देखने वालों को बुला रही है। अंत में वो कह रहे हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो आज भी उन लोगों को बुला रही है जो स्वप्नदर्शी है, जो कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ आकर आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैक्स मुलर का मानना है कि आप चाहे तो आप भी इंडिया में आकर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, और हम लोग विदेश जाने की सोचते हैं। और मैक्स मुलर जी आज से इतना साल पहले सोचते थे कि इंडिया जाए, इंडिया में जाकर के हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जानने, सीखने और करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां हम कुछ जान सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। भारत में जानने, सीखने और कुछ करने के लिए ढेरों चीजें मौजूद है। तो बच्चों, ये मेरा स्टोरी का सारांश था जो मैंने आपको बताया। अब मैं इस चैप्टर से अब तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव को बताता हूं। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करा बच्चों? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था बच्चों? हेकेल को, वारेन, अच्छा ये उल्टा हो गया नाम, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, हेकेल को, वारेन हेस्टिंग्स को, हरकस को, या विलियम जोन्स को? तो यार देखिए बच्चों, सोने का एक बड़ा हुआ सिक्का मिला था दारिस नामक एक इतिहासकार को, सॉरी, दारिस नामक एक सोने का सिक्का अंग्रेज इतिहासकार को मिला था, और उस सोने के सिक्के का महत्व उन्होंने नहीं समझा और उसको गला दिया। वो कौन से इतिहासकार थे या कौन से व्यक्ति, इतिहासकार नहीं बोलेंगे, वो अंग्रेज अधिकारी थे जो इंडिया में पुरातत्व की खोज करने आए थे। उन्हीं में एक थे वारेन हेस्टिंग्स। उनको दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा मिला था, लेकिन उन्होंने उसको म्यूजियम में रखने के बदले पूरे सोने के सिक्के को गलवा दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? 2018 में पूछा गया है। विधि शास्त्र, सॉरी उल्टा कहा है ज्यादा बड़ा, बी नंबर में है भाषा विज्ञान, सी नंबर में होगा नीति शास्त्र और डी नंबर में होगा दैवत शास्त्र। तो याद रखिए बच्चों, सिंपल सा बात है, नीति शास्त्र, नीति को सिखाने में भारत जो है सबसे आगे रहा है। नीति शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने एक नए जीवन का संचार किया है। ये 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी नंबर, नीति शास्त्र। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो मैक्स मुलर का मानना है कि ग्रामीण भारत में गांव देखेंगे तो रियल में भारत दिखेगा हम लोगों को। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ग्रामीण भारत में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? 2020 में पूछा हुआ है। क्या है ये? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? तो याद रखिए बच्चों, भाषण है। भाषण है जिसको हिंदी में अनुवादित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी या द्विवेदी, ऐसी नाम है, त्रिवेदी नाम है, त्रिवेदी, भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? एक भाषण है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय। ठीक है बच्चों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा था। ये मैंने आपको बताया अभी। ये बी नंबर का आंसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है बच्चों, प्लेटो और कांत थे क्या थे? प्लेटो और कांत क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। याद रखिए बच्चों, वो एक दार्शनिक थे। प्लेटो और कांत दोनों दार्शनिक थे, विचारक थे, जो अपना अनुभव शेयर करते थे, लोगों को बताते थे, सलाह देते थे। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सिक्के से भरा घड़ा मिला था? 2021 में पूछा गया है। यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, जो दारिश नामक सिक्का मिला था? अब वो सिक्कों की संख्या कितनी थी? 172 पीस दारिश नामक सोने का सिक्का घड़ा में खुदाई से मिला था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो हम लोगों ने शुरू में देखा बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स। बी नंबर इसका आंसर होगा। ये भी पूछ सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स को कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो याद रखिएगा 172। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो हम लोगों ने शुरू में अभी डिफिनेशन बना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अगला है, एक मिनट, अगला है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? याद रखिए बच्चों, ये 2025-2021 में पूछा है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको कि कालिदास के मेघदूत का उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा यश प्राप्त हुआ था, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आंसर होगा सी नंबर, मेघदूत। ठीक है बच्चों, यानी मेघदूत नामक की पुस्तक जो कालिदास द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, उसका उन्होंने अनुवाद किया था
जर्मन भाषा में। और मैंने आपको बताया कि मैक्स मुलर जी ने संस्कृत भी पढ़ा था। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? क्या दिया ऑप्शन? 1823, 1824, 1825, 1826। देखिए मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। कब हुआ था बच्चों? 6 दिसंबर 1823। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 दिसंबर 1823 दिया है तो 1823 सही होगा। 2021 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेकंड सीटिंग में पूछा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आए? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आए? 1857 में, 1765 में, 1600 ईस्वी में या 1823 में? तो आंसर होगा बच्चों 1823, सॉरी 1783। 1783 मीन्स बोल दिया, 1823 बोल दिया। ऑप्शन 1857, 1765, 1600 और 1783। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ये 2021 में पूछा गया है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आए? 1783 में। और भारत के वायसराय बने थे, गवर्नर बने थे। ठीक है बच्चों। अगला, यूनान और रोम संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं ज्यादा विशाल है। यानी यूनान का साहित्य और रोम के साहित्य से कौन विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन साहित्य या रूसी साहित्य? तो हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्स मुलर जी यूनान और रोम से भी ज्यादा विशाल साहित्य, ज्यादा महत्वपूर्ण साहित्य संस्कृत साहित्य को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। इसको मैक्स मुलर जी यूनानी और रोमन से भी ज्यादा बड़ा मानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मैक्स मुलर ने वर्ष अवस्था में, मैक्स मुलर ने वर्ष अवस्था में लिपजिंग डेस वर्ष हो गया, मिस हो गया है, डेस वर्ष खाली जगह यहाँ होना चाहिए, यहाँ खाली जगह होगा। मैक्स मुलर जी ने डेस वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। 1924 में पूछा है, यहाँ खाली जगह होगा बच्चों, यहाँ खाली जगह याद रखिएगा। 15, 16, 17 या 18। तो याद रखिए बच्चों, जब मैक्स मुलर जी की 18 साल उम्र थी तब उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की थी लिपचिंग विश्वविद्यालय में। जर्मनी में ये लिपचिंग विश्वविद्यालय, वहीं पर उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई को शुरू किया था बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 18 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ये 25 में, 19 में, 22 में पूछा है। टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को या राजा राम मोहन राय को? तो हम सब जानते हैं बच्चों, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या बोला है बच्चों? मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद, यानी मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने या सातकोरी होता ने? तो याद रखिएगा बच्चों, मैक्स मुलर ने कालिदास के मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ में, हेस्से में, बेवेरिया में या फिर थुरिंगियन में? तो इनका आंसर होगा डेसाउ में। मैक्स मुलर जी का जन्म डेसाउ में हुआ था। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अगला है 17 नंबर, भारत किसकी भूमि है? पश्चात संस्कृति की, लैटिन संस्कृति की, ब्राह्मण और वैदिक संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की? देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन उल्टा हो गया, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राह्मणों या वैदिक संस्कृति की भूमि है भारत। ब्राह्मण और
वैदिक संस्कृति की भूमि है भारत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। पाश्चात्य का तो बच्चों यूरोप हो गया, लातिन का अमेरिका हो गया, और सीरिया का तो सीरिया ही हो गया बच्चों। ठीक है, तो भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म का क्या बच्चों भूमि है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था बच्चों? दारिस नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? वारेन हेस्टिंगस को मिला था। किसे मिला था बच्चों? वारेन हेस्टिंगस को मिला था। ठीक है, ये तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, 2023 में भी पूछा और कई बार इसको घुमा के भी पूछा गया है। 2023 में तो पूछा गया ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वारेन हेस्टिंगस। 19 नंबर क्वेश्चन लिखते बच्चों, प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है? ये जो प्रत्न मानव दिया है इसका क्या अर्थ होता है? आधुनिक मानव, धार्मिक मानव, बी नंबर एससी होगा, मध्यकालीन मानव या प्राचीन मानव। देखिए बच्चों, प्रत्न मानव, प्रत्न मतलब प्राचीन होता है, पुराना, प्राचीन या पुराना, तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या है बच्चों? प्राचीन मानव होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निब्रिंस विदाया का संबंध किससे है? 21 में और 23 में पूछा है। निब्रिंस विदाया का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। तो याद रखिए बच्चों, निरविंश विदाया का संबंध मानव विज्ञान से है। किससे बच्चों? मानव विज्ञान से। ये 2021 में और 2023 में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, निरविंश विदाया का संबंध मानव विज्ञान से है। ठीक है बच्चों, अगला है हकरस क्या था? हकरस क्या था? क्वेश्चन दिया ज्योतिषाचार्य। भूगर्भ शास्त्री क्या थे? हकरस एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, भूगर्भ शास्त्री थे, खगोल विज्ञान के थे या वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो याद रखिए बच्चों, हकरस जो थे वो वनस्पति विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये बार बार बच्चों लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये बीसी का लफड़ा थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, उल्टा हो गया। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। हकरस कौन थे? हकरस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जो पेड़ पौधे का अध्ययन करते थे। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, ये 2023 में पूछा गया है। कितने वर्ष की उम्र में लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? और ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, और जब आप क्या पढ़ा बच्चों? 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर ने संस्कृत लिपजिंग विश्वविद्यालय जो कि जर्मनी का विश्वविद्यालय है, वहां से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? यानी मैक्स मूलर की नजर में कौन सा देश है जो सभी संपदाओं से और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है? ऑप्शन दिया चीन, नेपाल, भारत और बर्मा। तो मैक्स मूलर ने भारत को एक ऐसा देश माना है जो सभी प्रकार की संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको मेरा उम्मीद है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, और एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा करके दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है जो देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है जो पूछा गया है उसको देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया आपको 2012 में, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? यानी मैक्स मूलर जी ऐसा क्यों मानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सभी संपदाओं से और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश भारत है? ऐसा लेखक क्यों मानते हुआ कि भारत जैसा देश
कोई भी नहीं है पूरे भूमंडल पर जो कि प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो। तो देखिए इसका जवाब क्या है। 2012 पूछा है, लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश इसलिए कहा है क्योंकि यह प्राचीन काल से ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का समृद्ध भंडार है। यानी प्राचीन काल से ही जो भूमंडल पर भारत को समृद्ध देश इसलिए बताते हैं क्योंकि लेखक का मानना है कि प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान का, दर्शन का और संस्कृति का एक मुख्य केंद्र रहा है। भारत की भौगोलिक विविधता, जैव विविधता, यानी भारत में कई तरह के भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, इससे अद्वितीय बनाती है। यानी भारत में जो भौगोलिक विविधता है, कई तरह की भौगोलिक संरचनाएं हैं, कई तरह के स्थल भाग है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, कई तरह की जैव विविधताएं हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, कई तरह के संसाधन मौजूद हैं। ये सारे चीज भारत को अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा और वैज्ञानिक उपलब्धि विश्व को प्रेरणा देती है। यानी भारत अध्यात्म का भी क्षेत्र है। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महावीर जैन जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, भगवान विष्णु, आदि कई महात्मा गांधी जो आध्यात्मिक नेता थे, कई लोगों की जन्मभूमि भारत रही है। इन सभी कारणों से वह भारत को एक अनूठा और समृद्ध देश मानते हैं। यानी उनका मानना है कि भारत की संस्कृति जैसा प्राचीन संस्कृति, भारत का दर्शन जैसा प्राचीन दर्शन पूरे वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होती है और क्यों। ये 15 में, 17 में, 19 में, 22 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा बच्चों ध्यान से। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं। यानी आप कहाँ इंडिया में आइएगा, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कहाँ जाइएगा कि रियल में आपको भारत दिखेगा, एक्चुअल भारत दिखेगा। तो लेखक का मानना है कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकती है। लेखक ये मानते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है बच्चों, गांव में हो सकती है। गांव भारतीय संस्कृति परंपराओं का मूल स्रोत है। गांव में एक्चुअल आपको इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा, इंडियन परंपरा देखने को मिलेगा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का मूल केंद्र है भारत गांव। यह प्राचीन जीवन पद्धति अभी भी जीवंत है। पुराने लोग समय में जो लोग जिस प्रकार रहते थे, आज भी उसी प्रकार गांव में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये मैक्स मुलर जी का मानना है। प्राचीन जीवन आज भी गांव में देखने को मिलती है। गांव में आज भी ग्राम पंचायत व्यवस्था है, कृषि परंपरा, खेती करते हैं लोग, सामुदायिक जीवन जीते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे के दुख और सुख में भाग लेते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का सीधा अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव आपको गांव में होगा। अगर गांव जाइएगा तो प्राचीन भारत का जीवंत उदाहरण देखने को मिलेगा। गांव की पंचायत व्यवस्था, कृषि परंपरा, सामुदायिक जीवन, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, ये सब सीधे प्रत्यक्ष रूप से गांव में देखने को मिलता है। गांव में ही भारत की आत्मा का वास होता है, जो धीरे धीरे शहर धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लेकिन मैक्स मुलर ये भी कर रहे हैं कि गांव में ही भारत की आत्मा बसती है, लेकिन धीरे धीरे करके गांव जो है वह लुप्त होता जा रहा है। गांव की आत्मा लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि गांव धीरे धीरे करके शहर में कन्वर्ट होते जा रहा है, शहरों में बदल रहे हैं। और शहर में बदलने से जो है शहरी लोग अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं, जिस कारण से गांव में, शहरों में वो जो है भारत आपको नहीं मिलेगा। अगर रियल भारत देखना है तो आपको गांव में ही जाकर देखना होगा। लेकिन इनका यह भी मानना है कि धीरे धीरे करके गांव जो है लुप्त होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 3रा नंबर क्वेश्चन। 3रा 4था दोनों देते थे बच्चों एक ही बार में। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। यानी उनका कहना है कि किन लोगों के लिए भारत को पहचानने की दृष्टि जरूरी है, किन लोगों के लिए भारत को पहचानने की दृष्टि आवश्यक है। तो लेखक कहते हैं भारत को पहचानने वाली दृष्टि
भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवाओं के लिए, अधिकारियों के लिए वांछनीय है। यानी वह कहते हैं कि वे सभी अंग्रेज युवा जो आज चुने गए हैं सिविल सर्विस में, जो अब भारत जाएंगे सेना के रूप में, गवर्नर के रूप में या कोई पदाधिकारी के रूप में, उनको भारत भेजा जाएगा सिविल सेवा में। उनके लिए भारत को पहचानना जरूरी है ताकि वे भारत जाएं और भारत को समझने में उन्हें कठिनाई न हो। यह इसलिए आवश्यक है ताकि वे भारत की समृद्ध संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, सामाजिक व्यवस्था को समझ सके, क्योंकि उनको भारत में आके क्या करना है? सेवा देना है। भारत में आके उनको शासन करना है। भारत में या तो वो फौज के रूप में आएंगे, या वायसराय के रूप में आएंगे, या गवर्नर के रूप में आएंगे, कोई पदाधिकारी के रूप में आएंगे। इसलिए उनको भारत को जानना जरूरी है। इस समझ से वह भारत और इंग्लैंड के बीच ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान में योगदान दे सकेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो भारतीय संस्कृति और इंग्लैंड की संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति आपस में मिलेगी, आदान प्रदान होगा। वे इंडियन कल्चर को सीख के इंग्लैंड में इंडियन कल्चर को सिखा सकते हैं और अपने यहाँ के कल्चर को वह भारतीयों को सिखा सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे के कल्चर का, जैसा कि सर विलियम जोन्स ने किया था। भारतीय संस्कृति का सम्मान किया था और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने अपने माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से अपने देश में भी किया था। लेखक ने किस विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आवश्यक बताया है? लेखक ने किनके लिए भारत को का प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है ये बताया था। लेखक ने किनके लिए, किस क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए, किस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए यह बताया था कि भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है। तो लेखक ने शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण, प्रवास संबंधी नीति, इन सब में रुचि रखने वालों के लिए भारत का ज्ञान आवश्यक बताया था। उन्होंने बताया था कि जिनको शिक्षा में इंटरेस्ट है, उच्च शिक्षा में इंटरेस्ट है, संसदीय प्रणाली में, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, कानून प्रणाली में इंटरेस्ट है, प्रवास संबंधी जीवन यानी दूसरे देश में जाके जीवन व्यतीत करने में इंटरेस्ट है, घूमने का इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए भारत का ज्ञान जरूरी है। ये बात लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपने भाषण में बोला है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स संबंधी किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों? यानी लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स संबंधी पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? देखिए, जब वारेन हेस्टिंग्स इंडिया आए थे उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसके बारे में लेखक ने बताया था? तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित एक दुर्घटना का उल्लेख किया है। जो बनारस जो हेस्टिंग्स थे, वो बनारस के पास प्राचीन सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। हेस्टिंग्स को बनारस के पास एक घड़ा मिला था, दारिस नामक सिक्का का 172 पीस सिक्का मिला था उनको एक घड़े में, ठीक है। उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। उसका एक निदेशक मंडल उसको भेज दिया था, लेकिन निदेशकों ने इसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा और सिक्कों को गला दिया। यह घटना इतिहास और संस्कृति के प्रति अज्ञानता का उदाहरण है, जो भारतीय धरोहर संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाती है। यानी देखिए, वारेन हेस्टिंग्स भारत में आए हुए थे, तो उन्होंने जब बनारस में रिसर्च किया, बनारस में जब रिसर्च चल रहा था, खुदाई चल रहा था, तो उनको बनारस के पास से एक घड़ा मिला, 172 सिक्का भरा हुआ था, जिसमें सिक्के का नाम दारिस दिया गया है। दारिस नामक सिक्के से भरा हुआ 172 पीस सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। उन्होंने इस घड़े को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक थे उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा और सिक्के को गला दिया। यह घटना एक अज्ञानता को दर्शाती है कि जो इतिहास और संस्कृति की धरोहर को नहीं समझते हैं, उनके लिए एक अज्ञानतापूर्ण काम है, जो कि म्यूजियम में रखने वाली चीजें थी, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण था,
उसको उन्होंने गला दिया। ये बताती है कि भारतीय धरोहर के संरक्षण के लिए हम लोगों को आवश्यकता है, भारत के धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है और हम लोगों को इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? नीति कथा के क्षेत्र में लेखक ने भारतीय अवदान को किस प्रकार रेखांकित किया है? तो लेखक ने भारतीय नीति कथाओं के अवदान को विश्व स्तर पर रेखांकित किया है। यानी लेखक का कहना है कि भारत की नीति कथा जो है केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी है, पूरे विश्व के लिए अहम है। उन्होंने बताया कि भारतीय नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम तक फैली है। भारत की नीति कथा पूर्व से पश्चिम तक यानी इंडिया से लेके यूरोप तक, एशिया से लेके यूरोप तक फैली हुई है और उनका प्रभाव विश्व के साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। भारत की नीति कथा का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं बल्कि विश्व के साहित्य पर भी पड़ा है। बौद्ध धर्म को इन कथाओं का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारत की नीति कथाओं का प्रमुख स्रोत किसको माना गया है? बौद्ध धर्म को माना गया है। लेकिन कई कथाओं का मूल अभी भी शोध का विषय है। बौद्ध धर्म को भारत की नीति कथाओं का मूल माना गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसी कथाएं हैं जिन पर शोध करना, जिन पर रिसर्च करना जरूरी है। लेखक ने शेर की खाल में गधा जैसी कहावत का उदाहरण देकर दिखाया है कि कैसे भारतीय और पश्चिम नीति कथाओं में समानताएं हैं। यानी शेर की खाल में गधा, यानी उन्होंने शेर की खाल किसको बताया है? भारत को बताया है। और उसमें गधा किसको बताया? यूरोप को बताया है। क्योंकि यूरोप जो है भारत की नीति कथाओं को अपना बता रहा है, अपनी धरोहर बता रहा है। भारत की नीति कथाओं को या नीति कथाओं से प्रेरणा लेकर यूरोप आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत को वह अपने से नीचा दिखा रहा है। यह भारतीय नीति कथाओं के लिए व्यापक प्रभाव और महत्व को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारत की नीति कथाएं कितनी व्यापक और कितनी महत्वपूर्ण है, जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है? यानी भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था, इसका प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया? तो लेखक ने भारत और यूरोप के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंध के कई प्रमाण दिए हैं। उन्होंने कि भारत का और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध था, इस पर उन्होंने कई प्रमाण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि सोलेमन के समय से ही सोलेमन सम्राट थे, उनके समय से भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच व्यापारिक मार्ग स्थापित था। वह भारत और यूरोप के बीच संबंध को बताने के लिए बताते हैं कि जब सोलेमन राजा हुआ करते थे तब से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच व्यापारिक मार्ग था। बाइबल में उल्लेखित की गई वस्तुएं जैसे हाथी के दांत, बाइबल में लिखा गया हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन भारत से आता था। ये बाइबल में लिखा हुआ उस समय, बाइबल के समय, कि हाथी का दांत, बंदर और मोर, चंदन ये सब इंडिया से आते थे। निर्यात किया जाना होता था, इंडिया बेचता था और यूरोप में जाता था। इसके अलावा संस्कृत शब्दों का प्रयोग इन देशों के व्यापारिक अध्ययन में भी मिलता है। और संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी आपको व्यापारिक, वहां की जो व्यापारिक खाता बही होता था उसमें मिलता था, वहां की पुस्तकों में मिलता था। यानी पुराने पुस्तक में संस्कृत भाषा का भी सोर्स उसमें देखने को मिला है। लेखक ने यह भी बताया है कि 10वीं 11वीं शताब्दी तक भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि 10वीं 12वीं शताब्दी तक भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध थे, वो बहुत अच्छे थे। ये सभी प्रमाण भारत और यूरोप के बीच दीर्घकालीन गहरे व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। यानी लेखक कई प्रमाणों के द्वारा बता रहे हैं कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध थे। जैसे उन्होंने पहला प्रमाण क्या दिया उन्होंने कि सोलेमन के समय से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच व्यापार होता था। बाइबल में भी उल्लेखित है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन यूरोप में निर्यात किए जाते थे। भारत से निर्यात किए जाते थे। कहा? यूरोप में आयात होता था, भारत में से निर्यात होता था। इसके अलावा बहुत सारे पुस्तकों में, बहुत सारे व्यापारिक अध्ययनों में संस्कृत शब्द का प्रयोग भी देखने को मिला है और संस्कृत की जन्मभूमि इंडिया रही है। ठीक है। इस प्रकार लेखक ने बताया कि 10वीं 11वीं शताब्दी तक
भारत और यूरोप के बीच अच्छे व्यापार होते थे। भारत और यूरोप के बीच व्यापार के दीर्घकालीन और गहरे प्रमाण लेखक ने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। जो भारत का ग्राम पंचायत है उसको लेखक ने किस अर्थ में और किस लिए महत्वपूर्ण बताया है? तो लेखक ने भारत के ग्राम पंचायत को भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित युवाओं और अंग्रेज अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने भारत के ग्राम पंचायतों को जो सिविल सेवा में जो युवा चुनकर आ रहे हैं, जिनको वो अपना भाषण सुना रहे हैं, और जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना है कि ये पंचायतें प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था और कानून के सरल रूपों का उदाहरण है। मैक्स मुलर मानते हैं कि जो पंचायती व्यवस्था है प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था का एक जीवंत उदाहरण है, एक प्रमाण है कि किस तरह पुराने समय में फैसले किए जाते थे। ग्राम पंचायतों के अध्ययन इन अधिकारियों को भारत की ग्रामीण शासन प्रणाली, सामाजिक संरचना को समझने में मदद करेगी। मैक्स मुलर का मानना है कि ये जो नए अधिकारी और ये जो नए सिविल सेवा वाले युवक इंडिया जा रहे हैं, उनको ग्राम पंचायत का अध्ययन जो है वह इस बात के लिए मदद करेगा कि किस प्रकार वह भारत के गांव की प्रणाली को, गांव की सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। यानी ये जो प्राचीन व्यवस्था है, ये जो पंचायती व्यवस्था है, ये अंग्रेज अधिकारियों को भारत की सामाजिक संरचना और शासन प्रणाली को समझने में मदद करेगा। यह ज्ञान उन्हें भारत के प्रशासन के दौरान बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। और उनका मानना कि यह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, भारत के पंचायती राज व्यवस्था को समझ लेंगे, तो जब वो भारत में शासन करेंगे तो उस शासन के दौरान उनको निर्णय लेने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। क्योंकि जिस देश का कानून जैसा रहता है उस कानून के अनुसार ही व्यवस्था रहती है, तो आंदोलन नहीं होता है। साथ ही उन्होंने प्राचीन और आधुनिक शासन प्रणालियों में संबंध बताने की भी कोशिश की है अपने ग्राम पंचायती व्यवस्था द्वारा। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो लेखक का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सिविल सेवा में काम कर रहे अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इससे उनको भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी। वह भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझ पाएंगे, कानून को सरल रूप में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यानी भारत की पंचायती राज व्यवस्था कहीं ना कहीं कानून को समझने में उनकी मदद करेगी। वो भारत की ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझेंगे, उनकी सामाजिक संरचना को समझेंगे और बेहतर तरीके से प्रशासन के दौरान, शासन करने के दौरान भारत में वो अपने निर्णय को ले पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों। 9वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है 9वां नंबर कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व होता है। धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व होता है। 2012, 2014, 2020, 2021, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए धार्मिक दृष्टि से भी भारत का काफी महत्व है, क्योंकि यह विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थान और विकास केंद्र है। धार्मिक दृष्टि से भी भारत पीछे नहीं है। भारत कई धर्मों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। कई धर्मों का उदय भारत में हुआ है, जिनमें वैदिक धर्म की जन्मभूमि भारत है, बौद्ध धर्म की भी जन्मभूमि भारत है। हालांकि बौद्ध धर्म के जो ये थे प्रणेता, वो महात्मा बुद्ध का जन्म भले लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन ज्ञान प्राप्त उनको भारत के बोधगया में हुआ। यहाँ पारसी धर्म के लोगों को भी शरण मिली। यहाँ नए धार्मिक विचारों और दर्शनों को लगातार उद्भव होता रहा है। इस प्रकार भारत धार्मिक विविधता का एक जीवंत उदाहरण है, जो विश्व को धार्मिक समझ और सद्भाव देता है। यानी उनका मानना है कि भारत धर्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह वैदिक धर्म का जन्मभूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों को भी भारत ने शरण दी है। यानी एक तरह से नए विचार, लगातार भारत में नए धार्मिक विचार का उदय होता रहा है। इस प्रकार धार्मिक समझ और विश्व को धार्मिक समझ और सद्भाव भारत प्रदान करता है। विश्व को धर्म की जानकारी भारत प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, ये 9वां नंबर भी हो गया हम लोग का।
10वां नंबर लिखते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत किस तरह अतीत मतलब इतिहास और भविष्य मतलब आने वाले समय को जोड़ता है। तो देखिए, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने का एक अनूठा तरीका है। यानी भारत जो है अतीत को और भविष्य को एक अनोखे तरीके से जोड़ता है। अनूठा मतलब अनोखा। यानी भारत जो है भारत भविष्य को और अतीत को एक अनोखे तरीके से जोड़ता है। यहाँ प्राचीन परंपराएं, आधुनिक विचार साथ साथ मौजूद है। यानी भारत में पुरानी परंपराएं भी देखने को मिलती है तो आधुनिक विचार भी देखने को मिलता है। भारत में आप अतीत का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं। यानी भारत में पुरानी परंपराएं भी है, आधुनिक विचार भी है, प्राचीन ज्ञान भी है तो आधुनिक तकनीक भी है। यह देश विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, राजनीति, कानून और सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन और आधुनिक दृष्टिकोण का मिश्रण है। यानी भारत में आप प्राचीन और भविष्य यानी आधुनिक व्यवस्था दोनों देख सकते हैं। यहाँ पुरानी परंपराएं भी मौजूद है तो आधुनिक विचार भी मौजूद है, प्राचीन ज्ञान भी मौजूद है तो आधुनिक टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ठीक है बच्चों, यहाँ आप शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में आधुनिक विचार भी देख सकते हैं तो पूरा प्राचीन विचार भी देख सकते हैं। यानी भारत एक प्रयोगशाला के रूप में काम कर रहा है जहां हमें पुरातन ज्ञान यानी प्राचीन ज्ञान और नए विचार दोनों मिल सकते हैं। एक ऐसी प्रयोगशाला है भारत जहां पर हम प्राचीन ज्ञान को भी देख सकते हैं और नए विचार को भी देख सकते हैं। इसीलिए भारत कहीं ना कहीं अतीत और भविष्य को जोड़ने की एक कड़ी है। ठीक है बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन और 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व को बताया है। यानी मैक्स मूलर संस्कृत के बारे में क्या बोलते हैं। तो मैक्स मूलर ने संस्कृत की प्राचीनता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है जो ग्रीक से भी पुरानी है। मैक्स मूलर का मानना है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, वह उसकी प्राचीनता को मानते हैं। वो मानते हैं कि संस्कृत जो है ग्रीक भाषा से भी पुरानी है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से लोगों को भाषाओं के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान हुआ। मैक्स मूलर ये बोलते हैं कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद ही लोगों को पारंपरिक भाषाओं का ज्ञान हुआ। यानी संस्कृत भाषा के बाद लोग ने पारंपरिक भाषा को समझा। भाषा विज्ञान के क्षेत्र को नई दिशा मिली। कब मिली? जब लोगों को संस्कृत का ज्ञान हुआ। संस्कृत पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा माना है उन्होंने, ग्रीक से भी प्राचीन माना है। और वो मानते हैं कि संस्कृत भाषा के ज्ञान के बाद हम लोग विभिन्न भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भाषा विज्ञान को एक नया क्षेत्र दिया। संस्कृत ने अन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया है, संस्कृत ने दूसरी भाषाओं को भी प्रभावित किया है और इन भाषाओं की नींव रखी है, जिससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत सभी भाषाओं में अग्रणी रही है। यानी मैक्स मूलर का मानना है कि प्राचीन भाषा में संस्कृत की गिनती होती, सबसे प्राचीन भाषा है, ग्रीक से भी प्राचीन है। और संस्कृत का अध्ययन करके लोगों को विभिन्न भाषाओं के साथ संबंध जानने का मौका मिलता है। भाषा विज्ञान को नई दिशा मिली, संस्कृत ने भाषा विज्ञान को एक नया दिशा दिया है और उसका अध्ययन करके दूसरी भाषा को भी प्रभावित किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की अग्रणी मानी गई है, यह मैक्स मूलर का मानना है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास किसको मानते हैं और क्यों? तो लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जो किसी देश की भाषा, संस्कृति और प्राचीनता के स्वरूप का सहायक हो। लेखक का मानना है कि वास्तविक इतिहास वह है जो किसी भी देश की भाषा के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके प्राचीनतम स्वरूप के बारे में बताए। अगर कोई हमारे देश की भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में, उसके प्राचीन स्वरूप के बारे में बताता है तो वही हमारा वास्तविक इतिहास है, जिसको पढ़ के हम अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की प्राचीनतम स्वरूप को जान सकते हैं। वही हमारा वास्तविक इतिहास है। भाषा के अध्ययन से हम प्राचीन भाषा और संस्कृति की अवस्थाओं को जान सकते हैं। भाषा के अध्ययन से हम लोग, भाषा के माध्यम से हम लोग
प्राचीन सभ्यता को, भाषा नहीं रहेगी तुम किसी सभ्यता को जानेंगे कैसे? तो भाषा के माध्यम से हम लोग प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और अवस्था को जान सकते हैं। संस्कृत हो, ग्रीक हो और लैटिन भाषा हो, इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि यह भाषा है सामान्य स्रोत से उत्पन्न हुई है। इसलिए लेखक भाषा और संस्कृति के इतिहास को कोई वास्तविक इतिहास मानते हैं। लेखक किसको वास्तविक इतिहास मानते हैं? भाषा और संस्कृति के इतिहास को, क्योंकि भाषा नहीं रहेगी तो हम संस्कृति को जानेंगे कैसे? यानी लेखक का मानना है कि संस्कृति को जानने में हमारी मदद कौन करता है? भाषा करता है। ठीक है, इसलिए भाषा और संस्कृति को उन्होंने वास्तविक इतिहास माना है, रियल हिस्ट्री माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या हुआ? यानी कहने का मतलब हुआ कि संस्कृत के अध्ययन से या दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पश्चिमी दुनिया, पाश्चात्य देश होते होता पश्चिमी दुनिया को क्या लाभ हुआ, यानी यूरोप को क्या लाभ हुआ? तो देखिए, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चिमी जगत के विचार व्यापक और उदार बने। यानी पहले पश्चिमी जगत तो था ना, वो बहुत क्रूएल, निष्ठुर था, लेकिन जब उन्होंने भारत की संस्कृति को जाना तो जो पश्चिमी जगत है उनका विचार फैला, व्यापक हुआ और वे उदार बने, उनमें उदारता आ गई, उनमें जो क्रूरता थी वो खत्म होकर उदारता आ गई। क्योंकि वो जब भारत की संस्कृति को समझे, भारत की भाषा को समझे, भारत की किताबों को, पुस्तकों को पढ़ा, तो उनमें भी उदारता की भावना आ गई। क्योंकि भारत उदारता और अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियां और समाजों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपनाना सीखा। उसके बाद यूरोप के लोगों ने, पश्चिमी देशों ने विभिन्न प्रकार के संस्कृति और समाजों को अपना परिवार माना, उसको अपनाया, उससे अच्छी बातों को ग्रहण किया और अपने यहाँ उस कल्चर को लेकर गए। यानी पश्चिमी देशों ने संस्कृति और समाज को अपने परिवार का हिस्सा माना, विभिन्न संस्कृति और समाज को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उसको अपनाया। इसके साथ ही इन भाषाओं के अध्ययन से मानव इतिहास की भी जानकारी हमें मिली, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ, मानव इतिहास को समझने की एक नई विचारधारा हमें मिली जो पहले संभव नहीं थी, वो हमको मिली। हम लोगों ने मानव इतिहास को जाना। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किस तरह अपने सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? देखिए, नवागंतुक मतलब तो नए आने वाले, यानी भारत में जो नए आने वाले सिविल सर्विस सेवा के जो लोग थे, उनको लेखक ने किस तरह, मतलब उन अधिकारियों को, यानी जो नए अधिकारी भारत आने वाले हैं, उन नए अधिकारियों को किस तरह भारत के लिए प्रेरित किया, भारत के लिए सपना देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों प्रेरित किया, इसको समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, लेखक ने नवागंतुक नए आने वाले अधिकारियों को, जो कि भारत में, जो कि अंग्रेज थे और सिविल सर्विस CSA का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम दे करके भारत अधिकारी बन के आ रहे थे, उनको उन्होंने प्रेरित किया। और लेखक ने नवगंतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स को की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया। जिस तो सर विलियम जेम्स इंडिया है और इंडिया से बहुत सारी चीजों को सीखा और यूरोप में ले जाकर उन्होंने उन सभी चीजों का प्रचार किया। तो उसी प्रकार वो उन अधिकारियों से भी कहते हैं कि आप भी सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखिए। सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा के दौरान यहाँ की विविधता का, यहाँ के विज्ञान का, यहाँ की कला का, यहाँ की संस्कृति का, ठीक है बच्चों, और परंपराओं की महत्ता को समझा और उन्होंने भारत को मानव प्रतिभा और धार्मिक विकास का केंद्र माना था। लेखक चाहता है कि वे अधिकारी जो जा रहे हैं वह भी इसी तरह का भारत की संभावनाओं को पहचाने और इसी समृद्धि और विरासत से प्रेरणा ले। यानी लेखक नए आने वाले अधिकारी जो इंडिया आ रहे हैं, उनसे यह कहते हैं कि आप सर विलियम जेम्स की तरह सपना देखिए।
जिस तरह सर विलियम जेम्स इंडिया आए और उस दौरान उन्होंने विविधता, विज्ञान, कला, संस्कृति और परंपरा की महत्ता को समझा, उस क्षेत्र में काम किया, उस तरह आप भी उसकी महत्ता को समझिए, उस क्षेत्र में काम करिए, उसके धार्मिक विश्वासों को समझिए। लेखक चाहता है कि अधिकारी भी, जो अधिकारी है वह जो इंडिया आ रहे हैं वह भी सर विलियम जेम्स की तरह सपना देखे। भारत में जो संभावनाएं हैं, भारत में जो ज्ञान प्राप्त करने की संभावनाएं हैं, जो सीखने की संभावना है, वो सभी चीज सीखे और उसकी समृद्धि और भारत की विरासत से प्रेरणा ले, भारत से सीख करके वो वापस यूरोप आए और यूरोप में भी लोगों को सिखाए। कुछ ऐसा उनका मानना था। यानी उन्होंने कहा कि विलियम जेम्स की तरह आप सपना देखिए। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 19वें, 20वें और 23वें पूछा गया है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। देखिए लेखक ने नया सिकंदर, लेखक ने भारत को जानने वाले और भारत को समझने वाले नवगंतुक अन्वेषकों यानी खोजकर्ताओं, पर्यटकों यानी यात्रियों और अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। लेखक ने नया सिकंदर किसको कहा है? वह सभी लोग, वह सभी नए गंतुक, नए लोग जो भारत में अन्वेषक बन के आए हैं, शोधकर्ता, जांचकर्ता, कोई अधिकारी बन के आए हैं, यात्री घूमने के लिए आए हैं या कोई यात्री अधिकारी बन के आए हैं, उन लोगों को उन्होंने क्या कहा है? नया सिकंदर कहा है। लेखक की नजर में भारत आने वाले हुए सभी नए लोग, चाहे वह अन्वेषक हो, चाहे वह पर्यटक हो, चाहे वह अधिकारी हो, वह नए सिकंदर है। सिकंदर ने जिस तरह भारत पे विजय का सपना देखा, उसी तरह आज भी भारतीयता को समझने और अध्ययन करने का सपना देखने वाले को नया सिकंदर कहा जा सकता है। लेखक ने कहा कि जिस तरह सिकंदर ने भारत को जीतने का सपना देखा था, सिकंदर ने भारत को जीतने का सपना देखा था जिस तरह, उसी तरह भारत में जो भी लोग आज भारतीयता को समझने का, उसका अध्ययन करने का सपना देखते हुए नया सिकंदर है। सिकंदर ने भारत को जीतने का सपना देखा था, लेकिन लेखक के अनुसार भारत को जीतना नहीं, भारत को समझना, भारत का अध्ययन करना और भारत को बेहतर तरीके से जानना, इन सब चीजों का जो सपना देखता है वही नया सिकंदर है। यानी लेखक के अनुसार नया सिकंदर कौन है? वह सभी नए गंतुक जो भारत को समझना चाहते हैं, भारत का अध्ययन करना चाहते हैं, वही नया सिकंदर है। लेखक का मानना है कि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और इतिहास का अध्ययन से विश्व को का स्वर्गीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। लेखक का मानना है कि अगर हम लोग भारत की संस्कृति को जाने, भारत के ज्ञान को जाने, भारत के इतिहास को जाने, तो इन सब चीजों को जानकर हम विश्व का स्वर्गीय विकास कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का विकास कर सकते हैं। भारत में असीम संभावनाओं को पहचानना, उनका लाभ उठाना नया सिकंदर का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने उन सभी नए गंतुक अन्वेषकों यानी शोधकर्ताओं, पर्यटकों यानी यात्रियों और अधिकारियों यानी अफसरों को नया सिकंदर कहा है। उन्होंने उन लोगों को नया सिकंदर कहा है जो भारत को समझना चाहते हैं, भारत का अध्ययन करना चाहते हैं। वह भारत की संस्कृति, ज्ञान और इतिहास का अध्ययन करके विश्व का विकास कर सकते हैं, उनका ऐसा मानना है। इसलिए उनका कहना है कि भारत में असीम संभावनाएं हैं जिनको पहचानना होगा, उनका लाभ उठाना होगा, और उनको पहचानना और उनका लाभ उठाना ही नए सिकंदर का काम होना चाहिए। बच्चों, इस तरह मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर को, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, सब्जेक्टिव भी बता दिया। ठीक है बच्चों, राइटर के बारे में भी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। पूरा एक ही वीडियो में, तो वीडियो लंबा हो सकता है, परीक्षा का समय है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िए, रिजल्ट आप सबका अच्छा आएगा। मैं भगवान से दुआ भी करूंगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है बच्चों। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं। लेकिन अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।